प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो एक नाम, वो एक शख्सियत जिनके नेतृत्व का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। सच तो यह है कि आज की तारीख में पीएम की वजह से हर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत को नई पहचान मिली है। 12 मार्च को पूरी दुनिया ने भारत की इस नई पहचान की तस्वीरें देखी। क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ये अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच एक ऐसा गठबंधन है जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और शक्ति संतुलन बनाए रखेगा। लेकिन इस गठबंधन से चीन की नींद उड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो एक नाम, वो एक शख्स, वो एक शख्सियत जिसने भारत को पूरी दुनिया में एक नई पहचान दिलाई और भारत की इस नई पहचान की लाइव तस्वीरें पूरी दुनिया ने 12 मार्च को देखी। 12 मार्च को क्वाड देशों का पहला शिखर सम्मेलन हुआ और क्वाड के पहले ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में चारों देशों के नेताओं यानी भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हिस्सा लिया। क्वाड शिखर सम्मेलन में वैक्सीन डिप्लोमेसी के मोर्चे से लेकर जलवायु परिवर्तन और हिंद प्रशांत महासागर में चीन की समंदरी साजिशों के खिलाफ अहम रणनीतियों पर चर्चा हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड ग्रुप के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों को संबोधित किया। वी आर यूनाइटेड बाय आवर डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड आवर कमिटमेंट to a free, open and inclusive Indo-Pacific. Our agenda today, covering areas like vaccines, climate change and emerging technologies, make the Quad a force for global good. सच तो ये है कि आज के दौर में क्वाड ग्रुप ऐसा महागठबंधन बनकर विश्व के नक्शे पर उभरा है जो दुनिया की हर चुनौती से निपटने में सक्षम है और इस महागठबंधन के तहत मौजूदा चुनौतियों से लेकर बनने वाली रणनीति में भारत की हिस्सेदारी हर लिहाज से बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है और इस जीत का श्रेय किसी और को नहीं बल्कि एक नाम को जाता है और वो नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्वाड का जो पूरा एरिया, जो क्षेत्र है और जो उसके अंदर जो लीडरशिप है, उसमें भारत की लीडरशिप बहुत इम्पोर्टेंट है। खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसमें एक बड़ा रोल है क्योंकि इस क्षेत्र का सबसे बड़ा इंडिया और उसके आसपास का जो पूरा इंडियन ओशन और जो पूरा क्षेत्र है पैसिफिक तक, इंडिया सबसे बड़ा देश है। क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग और क्वाड समूह के देशों में जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका हैं। दुनिया के इन 4 बड़े देशों ने क्वाड के जरिए हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में शांति और शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए आपस में बहुपक्षीय समझौते किए हैं। क्वाड ग्रुप का मंच मौजूदा दौर में दुनिया का सबसे बड़ा कूटनीतिक मंच बना है। सबसे पहले आपको क्वाड ग्रुप के सम्मेलन की अहमियत बताते हैं जो भारत के लिहाज से बहुत मायने रखता है। अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी संभालने के बाद जो बाइडेन का ये पहला विदेशी सम्मेलन है जिसमें वो शामिल हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का पहला सम्मेलन क्वाड के साथ हुआ। जो बाइडेन ने नाटो के साथ मीटिंग नहीं की है, यूरोपियन यूनियन के साथ भी अभी तक उन्होंने बैठक नहीं की है। क्वाड सम्मेलन में शामिल होकर जो बाइडेन ने भारत के साथ मजबूत दोस्ती का संदेश दिया है। क्वाड ग्रुप में शामिल होकर जो बाइडेन ने चीन के खिलाफ भारत का साथ देने वाला बड़ा कूटनीतिक संदेश दिया है। क्वाड ग्रुप चीन पर 2 तरफा घेराबंदी का जरिया बनेगा। पहला ये कि क्वाड ग्रुप को लेकर चीन कूटनीतिक दबाव में है। दूसरी घेराबंदी चीन और प्रशांत महासागर में चीन की बढ़ती घुसपैठ और सैन्य साजिशों को रोकने के लिए है। अब वसुधैव कुटुंबकम, which regards the world as one family. We will work together, closer
than ever before for advancing our shared values and promoting a secure, stable and prosperous Indo-Pacific. क्वाड देशों के पहले वर्चुअल शिखर सम्मेलन में सबसे अहम रणनीति कोरोना वैक्सीन को लेकर बनी। क्वाड देशों ने ग्लोबल वैक्सीन योजना पर जोर दिया। इंडो पैसिफिक रीजन में वैक्सीन की मांग और आपूर्ति को पूरा किया जाएगा। क्वाड ग्रुप मिलकर दुनिया को कोरोना महामारी के दुष्प्रभावों से बचाएगा। क्वाड के सम्मेलन में वैक्सीन को लेकर अहम रणनीति पर चर्चा हुई। इसके तहत वैक्सीन अमेरिका में विकसित की जाएगी। भारत में वैक्सीन का निर्माण होगा। जापान और अमेरिका आर्थिक व्यवस्था करेंगे। ऑस्ट्रेलिया वैक्सीन विकास योजना में मदद करेगा। क्वाड ग्रुप की पहल से भारत की वैक्सीन उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही कमाल है कि दुनिया के 3 बड़े और ताकतवर देशों ने वैक्सीन को भारत में बनाने के लिए हामी भरी है। अमेरिका की डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन ने ऐलान कर दिया है कि वैक्सीन का निर्माण भारत में किया जाएगा। वैक्सीन भारतीय कंपनी बायोलॉजिकल ई बनाएगी। बायोलॉजिकल ई तेलंगाना की कंपनी है जिसे महिलाएं संचालित करती हैं। सच तो यह है कि एक बार फिर दुनिया के तमाम देशों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। क्वाड ग्रुप के सम्मेलन में दुनिया के 4 बड़े देशों का होना और उसमें भी भारत पर सबका भरोसा जताना ये बताता है कि देश अब विश्व गुरु बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है और ये किसी और का नहीं बल्कि पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व का ही कमाल है। कोरोना वैक्सीन को लेकर चीन ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन दुनिया के देशों को चीन पर अब यकीन नहीं, जबकि भारत पर दुनिया के देशों का भरोसा बढ़ा है। क्वाड के देशों ने साफ संकेत दे दिया है कि इस बड़े गठबंधन में भारत की भूमिका सबसे ज्यादा है और इसमें मोदी की कूटनीति की बड़ी सफलता है। क्वाड ग्रुप में भारत को लेकर कोरोना वैक्सीन पर भरोसा जताना और उसे वैश्विक वैक्सीन योजना का मुख्य हिस्सा बनाने के पीछे कई अहम रणनीतियां काम कर रही हैं। दरअसल कोरोना महामारी के दौर में WHO भी भारत में सख्त लॉकडाउन की तारीफ कर चुका है। इसके अलावा वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत फ्रंट लाइन वॉरियर्स यानी डॉक्टर्स, पुलिस और फिर बुजुर्गों को वैक्सीन लगाने की योजना भी कामयाबी के साथ चल रही है। अर्थव्यवस्था की हालत भी 2020 के मुकाबले लगातार पटरी पर आ रही है। ऐसे में क्वाड ग्रुप ने भारत को दुनिया के हित साधने वाला देश माना है। वहीं चीन के खिलाफ सारी दुनिया में कोरोना फैलाने का आरोप लगा है। इसके अलावा वायरस को लेकर तमाम सच्चाई छिपाने वाला चीन सारी दुनिया के सामने मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन बनकर सामने आया है। क्वाड ग्रुप के सम्मेलन में विश्व के हित से जुड़ी जिन रणनीतियों पर चर्चा हुई उसमें सीधे सीधे चीन को उसकी हदें बताने वाली कूटनीति भी तैयार हुई। यानी क्वाड के चारों देशों की दोस्ती अब जिनपिंग की विस्तारवादी नीतियों और उनकी सेनाओं की घुसपैठ वाली साजिशों का दम निकालेगी। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में अमित शाह के रोड शो के बाद एक बार फिर सियासी माहौल की तपिश बढ़ गई है। इस रोड शो के दौरान अमित शाह ने न्यूज 18 इंडिया से एक बार फिर बंगाल में 200 प्लस का दावा किया। अमित शाह के इस दावे ने ममता बनर्जी के खेमे की चिंता को और बढ़ा दिया है, क्योंकि इससे ठीक पहले चुनाव आयोग ने भी मुख्य सचिव और पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर यह मान लिया है कि ममता बनर्जी पर हमले का कोई सबूत नहीं मिला है। के पार जाएंगे। मैं खड़गपुर की जनता का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मजबूत भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बंगाल में अमित शाह की हुंकार। खड़गपुर के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। भारी भीड़ ने फिर उड़ाई टीएमसी की नींद। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के खड़गपुर की हैं, जहां अमित शाह की अगुवाई में निकले इस रोड शो ने एक बार फिर विरोधियों के माथे पर शिकन की लकीरें पैदा कर दी हैं।
सड़कों पर उमड़ा ये बेहिसाब जन सैलाब और जय श्री राम के नारों के बीच अमित शाह का ये काफिला जहां से गुजरा वहां का माहौल भगवा हो गया। बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष और खुद अमित शाह की मौजूदगी इस बात की तस्दीक कर रही है कि खड़गपुर की सियासत क्या रुख लेने जा रही है। न्यूज 18 इंडिया से सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान एक बार फिर अमित शाह ने 200 प्लस का दावा किया। गृह मंत्री अमित शाह खड़गपुर में रोड शो में हम इनसे सवाल करेंगे, क्या परिवर्तन की तस्वीर देख रहे हैं? आपका कैमरा ही दिखा दे, खड़गपुर में देखे हर एक व्यक्ति आज रोड पर है। मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए पूरा बंगाल वोटिंग की तिथि की राह देखकर खड़ा है। एक सवाल ममता बनर्जी पे, चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हमला तो हुआ नहीं, लेकिन बार बार ममता बनर्जी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि उन्हें धक्का दिया गया, हमला हुआ। देखिए, मैं इनकी सेहत जल्दी अच्छी हो और जल्दी प्रचार में लग जाए, ऐसे ही कामना करता हूँ। 200 के पार या और भी ऊपर? 200 के पार जाएंगे और एक मजबूत भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी जो सीमाओं को सुरक्षित करेगी, यहाँ की गरीब जनता के विकास के लिए मोदी जी की सारी योजनाओं को कार्यान्वित करेगी। इसके साथ साथ टोल मनी और कट मनी का जो यहाँ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो गया है उसको उखाड़ कर फेंक देगी और तुष्टीकरण को भी समाप्त करेगी। बंगाल के चहुमुखी विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर क्यों खड़गपुर बीजेपी के लिए अहम है। दरअसल खड़गपुर सदर सीट मेदिनीपुर जिले में पड़ती है। मौजूदा वक्त में सत्ताधारी टीएमसी का इस सीट पर कब्जा है। 2016 में यह सीट बीजेपी के दिलीप घोष ने कांग्रेस से जीती थी। 2019 में हुए उपचुनाव में पहली बार टीएमसी ने यह सीट जीती थी। इस सीट का सियासी इतिहास भले ही कांग्रेस के वर्चस्व वाला रहा है, लेकिन सियासी फिजाओं को कैसे अपने पक्ष में मोड़ना है यह अमित शाह से बेहतर भला कौन जानता है। खड़गपुर का परिणाम तय कर दिया है कि चट्टोपाध्याय ऐसे में जा रहे हैं। मित्रों, मेरे लोग जो लेट होने के बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ आए, हम सबका हौसला बढ़ाया, हमारा समर्थन जताया। मोदी जी के नेतृत्व में परिवर्तन का जो माहौल है उसको बढ़ाने का काम किया। मैं हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूं और वादा करता हूं कि बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार असली परिवर्तन लाने में कामयाब होगी और यहां पर फिर से एक बार सोनार बांग्ला का निर्माण होगा। खड़गपुर सीट पर जीत हासिल कर न सिर्फ बीजेपी यहां खुद को 2016 के विधानसभा चुनाव की तरह मजबूत करना चाहती है, बल्कि आसपास के जिलों में भी खड़गपुर की सियासी लहर को पहुंचाना चाहती है। यही वजह है कि पार्टी विधानसभा चुनावों को लेकर कैंडिडेट का चुनाव भी फूंक फूंक कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी ने 63 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट का ऐलान किया है। लिस्ट की खास बात यही है कि इस बार केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो समेत बीजेपी के 4 सांसदों को विधानसभा की सीटों के लिए टिकट दिया गया है। कुछ बड़े चेहरे आपको दिखाते हैं जिन्हें ममता बनर्जी के खिलाफ चुनावी समर में उतारने का ऐलान किया गया है। इस लिस्ट में पहला नाम आता है आसनसोल के सांसद बाबुल सुप्रियो का, जिन्हें टॉलीगंज से टिकट दिया गया है। दूसरा नाम है सांसद लॉकेट चटर्जी का, जिन्हें चुरचुरा सीट से चुनाव मैदान में उतारा गया है। तीसरा नाम है बेहला पूर्व से पायल सरकार का। चौथा नाम है सिंगूर से रविंद्रनाथ भट्टाचार्य का। पांचवा नाम है तारकेश्वर से चुनाव लड़ने जा रहे स्वप्नल दास गुप्ता का।
छठा नाम है अंजना बासु का, जिन्हें सुनारपुर दक्षिण से चुनाव मैदान में उतारा गया है। सातवां नाम है दीपक हल्दर का, जिन्हें डायमंड हार्बर से टिकट दिया गया है। आठवां नाम है नीतीश प्रामाणिक का, इन्हें दिनहाटा सीट से चुनाव लड़ने को कहा गया है। इसके अलावा टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए राजीव बनर्जी को डोमजूर सीट और प्रबीर घोषाल को उत्तरपारा सीट से विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया गया है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो हैं, जिनको पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। बाबुल जी, केंद्रीय मंत्री, सांसद और उसको विधायक का टिकट अगर पार्टी दे तो कुछ तो सोचा होगा आपके बारे में। पार्टी ने जो काम दिया है वो काम सुचारू रूप से करने की कोशिश करूंगा। जहां का मैं 2 बार का सांसद हूं आसनसोल में, वहां पे 7 सीट में 7-0 करना है, वो एक चैलेंज है। उसके साथ साथ टॉलीगंज में प्रत्यक्ष रूप से मुझे लड़ने का मुझे दायित्व दिया और क्या कहूँ, एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। उसमें भी जब मैं फ्लाइंग कलर्स से निकल जाऊं, यही आशा, उम्मीद और कॉन्फिडेंस ये है। उधर नंदीग्राम में चोटिल होने के बाद ममता बनर्जी पहली बार चुनाव प्रचार के लिए सामने आए। इसी दौरान व्हील चेयर के जरिए ही उन्होंने गांधी प्रतिमा से हजारा तक 4 किलोमीटर लंबी यात्रा में हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहली बार सार्वजनिक रूप से नजर आई हैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद, और कोलकाता की सड़कों पर व्हीलचेयर के जरिए वो पदयात्रा में हिस्सा ले रही हैं। तृणमूल कांग्रेस की ये पदयात्रा नंदीग्राम दिवस के मौके पर आयोजित की गई है। कहा यह जा रहा था कि अभिषेक बनर्जी इस पदयात्रा को लीड करेंगे, लेकिन ममता बनर्जी खुद पहुंच गई। व्हीलचेयर के जरिए ही 4 किलोमीटर लंबी इस पदयात्रा में वो हिस्सा ले रही हैं और संकेत संदेश साफ हैं अपने राजनीतिक विरोधियों के लिए कि वो उस चोट से, जिसको बड़ा मुद्दा बनाया गया, हारने वाली नहीं है, थकने वाली नहीं है और वो लगातार अपनी लड़ाई सड़कों पर इसी तरह अपने व्यक्तित्व के मुताबिक, अपनी राजनीतिक इतिहास के मुताबिक लड़ती रहेंगी। न्यूज 18 और बायजूस की पहल यंग जीनियस एक ऐसा मंच है जो भविष्य के हुनरमंदों को अपना हुनर दिखाने का मौका देता है। बायजूस यंग जीनियस के 9वें एपिसोड में हमने 14 साल के तबला वादक तृप्तराज पांड्या और 12 साल के स्केटिंग चैंपियन तिलक केसाम का जलवा देखा। देखते हैं उस एपिसोड की एक झलक। मैं हूं आनंद नरसिम्हन, इस रोमांचक सफर में आपका होस्ट, दोस्त और सूत्रधार। और आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं एक ऐसे ही यंग जीनियस से जिसे देखते ही आप कहेंगे, वाह छोटे उस्ताद वाह। आप कितने साल से तबला बजा रहे हैं? कितना साल हो गया? अब तक मुझे तबला सीख के 10 साल हो गया। जब मैं 3 साल का था तभी मैंने मेरे गुरु से तालीम ली थी। जब आप अपनी जिंदगी में इतनी जल्दी, इतने डिसिप्लिन के साथ चलते हैं और इस एज में जब हमें पता ही नहीं था कि लाइफ में करना क्या है और ये इतनी चीजें हासिल कर चुके हैं, तो हमें लगता है कि वापस शायद उस बचपन के दिनों में जाना चाहिए। इनके पास लिम्बो स्केटिंग का रिकॉर्ड है, जहां इन्होंने कितना 145 मीटर्स 145 मीटर्स तक स्प्लिट करके इन्होंने फ्लैट लेट के स्केटिंग किया। कितने साल की उम्र में? 7 years। पर आई थिंक किसी ने आपका रिकॉर्ड तोड़ दिया ना? Yes sir, I beated my own record। वाओ। कोई भी चीज अगर मेहनत करते हैं तो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि जो यंग जीनियस है, कम उम्र में उसका हुनर को पहचान करके उसको आगे ले जाना हमारे लिए बहुत जरूरी है।